एरिया नहीं पता है तो इसलिए यू कैन पुट हियर वॉल्यूम अपॉन एल। तो वेयर इज कैपिटल ए यू कैन सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों वायर का वॉल्यूम नहीं बदलेगा, वायर का रजिस्टिविटी नहीं बदलेगा, इसलिए आप लिखोगे कि रजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, इसलिए लिखोगे कि रजिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और जब प्रोपोर्शनल है तब इसके बाद इसका कैलकुलेशन है। अब मैंने लिखा R2/R1, अब आप लिख सकते हो R2/R1। अब फार्मूला मेरे पास है, लिखा जाएगा L2/L1 का स्क्वायर एंड L2 इज नथिंग, दिस इज द NL और L1 इज L, सो दैट NL/L स्क्वायर ना बच्चों, तो बराबर क्या हो गया N स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर लेंथ 4 गुना कर दिया जाए, 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस बिकम 16 टाइम्स, N स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। ठीक, ये किसका इफेक्ट है? टेंशन का। तो रेजिस्टेंस बढ़ा कि घट गया? बढ़ गया, क्योंकि N 1 से बड़ा है तो R2 R1 से बड़ा है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं हियर N greater than 1, so R2 greater than R1. If you increase tension, tensile stress, wire will pulled, there will increase in their resistance. अब आपको दूसरा एक सवाल लेना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो नंबर 2 लिखेंगे वायर अंडर कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स के बाद कंप्रेसिव प्रेशर जिसे बोलते हैं, प्रेशर बढ़ाया, वायर अंडर कंप्रेसिव फोर्स। अब बच्चों कंप्रेसिव फोर्स के लिए देखें आप, सब लोग इस सवाल को ज़रा देखो, लगाओ। ये मान लो कि कोई वायर है, बच्चों सुनो सब लोग जल्दी से। ये वायर है और इसका जो वायर का रेडियस है ना वो स्मॉल r है और इसका रेजिस्टेंस R1 है। इसमें मैंने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, और इस फोर्स लगाने की वजह से वायर कंप्रेस हो गया। इसका रेडियस R डैश बराबर NR और इसमें N 1 से बड़ा है, रेडियस बदल गया। अब इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा R2। अब आपको बताना कि R2/R1 क्या होगा। देखो आपके क्लास से कोई आंसर पढ़ा गया है, मैं लिख रहा हूँ। R2/R1 इज ऑप्शन 1/n स्क्वायर, ऑप्शन बी n पावर 4, ऑप्शन सी 1/n पावर 4, ऑप्शन डी अगर मान लो कुछ नहीं होगा तो नन।
चलो मैं इसका कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। आप लोगों ने आंसर निकाला, इसका आंसर सी आएगा ना। अब कैसे आएगा देखो, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। बच्चों इतने में ही दिखाएंगे, इसी जगह आंसर दिखाएंगे। इसको मैंने हटा दिया। अब चलो सब लोग सुनो जल्दी से। यहाँ पे वॉल्यूम बराबर आप लिखोगे, पहला काम है वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ ना, एरिया इंटू लेंथ। तो बच्चों लेंथ के बारे में इस बार इंफॉर्मेशन नहीं है। रेडियस तो दिया है लेकिन लेंथ नहीं दिया है। तो लेंथ बराबर क्या लिखोगे, वॉल्यूम अपान एरिया, वॉल्यूम अपान ए लिखोगे। अब आप लिखोगे R बराबर रो L अपान एरिया। L की जगह यही लिखो, तो रो इंटू वॉल्यूम अपान A इंटू ए माने ए स्क्वायर, रो इंटू वॉल्यूम, एरिया माने पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। तब आप लिखोगे R बराबर रो इंटू वॉल्यूम अपान पाई आर पावर 4, क्यों, पाई स्क्वायर आर पावर 4। बच्चों ये लिखा जाएगा। इससे ये पता चला कि R इनवर्स है 1/r पावर 4 के। ये रेजिस्टेंस और रेडियस का रिलेशन है। अब मैं कैलकुलेशन लेके इधर देखता हूँ। अब आप लिखोगे R2/R1 पूछा है कि R1/R2 जरा देख के बताओ। अच्छा R2/R1, तो R2/R1 का मतलब बच्चों R1 अपान R2 का पावर 4। R1 R है, R2 NR है ना, पावर 4। तो आंसर हुआ 1/n पावर 4। ये आ गया। दो इफेक्ट समझ गया, किसका किसका, प्रेशर और टेंशन। अब एक सवाल लिखिए तब शुरू करें टेम्परेचर, तब टेम्परेचर बढ़े आप लोगों का भी। एक सवाल इसी पे बेस्ड करना ज़रूरी है, तब आप लोग आगे टॉपिक को थोड़ा सा बदलना शुरू करें। हो गया? रेडी हैं बच्चों? चलो एक सवाल लिखिए आप। अभी आपने क्या किया, वायर को पूरा एक्सपांड किया, पूरा तार खिंच गया, और अगर कंप्रेस किया तो पूरा वायर कंप्रेस हो गया। थोड़ा सा टेक्निकल बात चेंज करना है, कुछ ऐसा नहीं करना है। क्या करना है बोर्ड पे सुना जाए। ये कोई वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस R है। इसमें पूछा है कि कितने लेंथ को खींचा जाए, इस वायर के कितने लेंथ को खींचा जाए कि कंडक्टर की लंबाई, कंडक्टर का लेंथ 5 टाइम्स हो जाए और रेजिस्टेंस 500 टाइम्स हो जाए। रेजिस्टेंस 500 गुना और लेंथ 5 गुना। ये है सवाल। इधर मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट। फ्रैक्शन ऑफ वायर, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ वायर, फ्रैक्शन ऑफ वायर which pulled so that
length of conductor become 5 times, length of conductor become 5 times, and resistance become 500 times, and resistance become 500 times. तो इसमें लिखा है कि लेंथ 5 टाइम्स हो जाए और रेजिस्टेंस 500 टाइम्स हो जाए, तो कितने वायर को पुल किया जाए, कितने पार्ट को खींचा जाए कि ऐसा केस हो जाए। लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकम 5 टाइम्स एंड रेजिस्टेंस बिकम 500 टाइम्स। तो आप लोगों का वेडनेसडे की जो क्लास होगी वो थोड़ा शेड्यूल चेंज किया जाएगा। कल तक की नॉर्मल क्लास है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन मैं 3 बजे से पढ़ाऊँगा 7 बजे तक शाम को। सुबह के टाइम में हम अनअवेलेबल रहेंगे, तो आपकी क्लास ऐसे सेट किया जाएगा कि केमिस्ट्री अभी बना के लग गया होगा, कल आपको आपके ऐप पर डाल दिया जाएगा नया शेड्यूल रिवाइज 3 दिन के लिए केवल। तो जिसमें आपकी क्लास इसके पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ हो जाएगी और 3 बजे से क्लास खाली रहेगी। 3 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक मैं पढ़ाऊँगा और उसमें जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा यही जो चल रहा है यही चलता रहेगा आगे 3 दिन के आप सैटरडे आगे तक 4-5-6 दिन चलेगा, ये पूरा ख़त्म करने तक चलेगा कंटिन्यू क्लास। और हम अब इसी में मैग्नेट भी आ जाएगा ना, अब कैपेसिटर का नंबर तो आ ही नहीं पाएगा, अब इसी में चलेगा मैग्नेट, यही ख़त्म होगा इसी पे मैग्नेट आ जाएगा। जैसा भी होगा 3 दिन की क्लास में भी अभी कंफर्म नहीं है, अभी थोड़ी देर में हम पता करेंगे कि क्या है। एक हमारा वो है प्रोग्राम है जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे फर्टिलाइज़र के लोग अपने अपने बात को रखेंगे, उसमें मेरे को भी बताना है दुनिया को कि कैसे कैसे क्या है टेक्निकली चीज़ों को जो मैंने काम किया है। तो मैं भी इसी टाइम में अगर रख देगा तो 1-2 दिन ख़राब होगा, तो लेकिन मैं क्लास नहीं, क्योंकि क्लास का लोड है ना इस समय, तो मैं उसे पूरा पढ़ाऊँगा। तो जैसा भी होगा 1-2 दिन में कल लग जाएगा लिस्ट। तो शाम को 3 बजे से लेके 2 शिफ्ट में क्लास चलेगी, 3 से 5 ब्रेक 10 मिनट का, फिर इसके बाद फिर शुरू होगा 7:15 बजे क्लास, फिर ब्रेक। तो ऐसे 3 दिन चलेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। होली की छुट्टी रद्द है, मतलब आपकी छुट्टी होगी, घर पे रहेंगे, मेरी छुट्टी रद्द है, ठीक है। मैं पढ़ाऊँगा, मैं छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, कोई छुट्टी, इंक्लूडिंग संडे मंडे सब, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कोर्स को कवर करना। देखिए मेरे को बहुत पढ़ाना रहता है, देखिए अभी 12th का कहीं शुरू नहीं हुआ होगा और हमने 12th का बैच रन करा दिया है। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं रहेगा तो हम अच्छा क्या करा पाएंगे, क्योंकि हमें फॉर्मेलिटी नहीं करना होता ना, हमें पढ़ा के सिलेक्शन दिलाना होता है। वो अल्टीमेट क्या है, रिजल्ट हमारे साथ हो जाए बस। तो आइए इस सवाल को देखो, मैं लगाने चल रहा हूँ, मैं कंप्लीट करूँगा, ध्यान सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कितने पार्ट को पुल किया जाए। अब अंतर्यामी तो है नहीं, आप मान तो सकते हैं, मान लेते हैं। लिखे थे कि नहीं इसको? हाँ, अब लिखना मत, अगर एक बार लिखे दोबारा मत लिखना। अब देखना, देखो क्या क्या होने वाला है, पहले इसे मिटाने वाला हूँ। मैंने माना लेट लेंथ x ऑफ वायर ऑफ लेंथ L पुल्ड, क्या लिखा? वायर ऑफ लेंथ L पुल्ड। मैंने लिखा लेंथ x ऑफ वायर ऑफ लेंथ L पुल्ड। वायर का लेंथ तो दिया नहीं है, मैंने दोनों मान लिया, लेंथ तार का L मान लिया और कितना खींचा गया उसे x मान लिया। लिखा है कि लेट लेंथ x ऑफ वायर ऑफ लेंथ L पुल्ड।
ये वायर जिसका लेंथ एल है, देखो कैसे सवाल लगने जा रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी नहीं दिया है, मान लिया जाए, ये भी नहीं, जो नहीं दिया सब मानेंगे। और इसमें से पूरे वायर को नहीं खींचा है, फ्रैक्शन लिखा है, तो फ्रैक्शन का मतलब मैंने इतने पार्ट को खींचा है, और इतना पार्ट जिसे मैंने पुल किया है उसे मैंने क्या माना है, x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि मैंने माना है। क्वेश्चन में बोला ना कितना पार्ट खींचा जाएगा, तो मैंने मान लिया x पार्ट खींचा जाएगा। अब बच्चों भी आप लिखो मत, अभी मैं देख रहा हूँ आपका पेन चलने लगा, थोड़ा आराम से पेन चलाया करें। अब देखो ये इतना पोर्शन को तो नहीं पुल किया गया, l माइनस एक्स को तो आपको नहीं खींचना है, वो तो जैसे है ना वैसे ही रहेगा, इतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा। और ये जो दूसरा वाला है इसको खींचा गया, ये खींच लिया, और इतना इसकी लंबाई बढ़ा दिया जाए कि कंडक्टर की लेंथ कितनी हो जाए, 5 गुना, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब टोटल लेंथ मस्ट बी इक्वल टू 5L, and for the 5L it must be 4L plus x. When you add these two we get L, 5L, तो ये L माइनस एक्स हुआ तो कितना हुआ, 4L प्लस एक्स। ये समझ में आ रहा है, तभी तो 5 टाइम्स होगा। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, A डैश होगा। अब देखो वो A डैश हो गया। अब यहाँ मैं लिखूँगा ये पेंट बराबर पेंट, पेंट बराबर पेंट, समझा? और जो रेड वाला बराबर रेड, उसका वालूम बराबर उसका वालूम, ये पेंट बराबर पेंट। तो वालूम बराबर लिखोगे तो AX बराबर 4L प्लस एक्स इंटू A डैश। तो A डैश का मान हमें कैसे मिलेगा, तो AX अपान 4L प्लस एक्स। बच्चों लोग समझ नहीं आ रहा क्या? मान लो ना समझ आएगा तो शोर मचाना कि नहीं समझ आया। अच्छा ठीक, अब सुनो, इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, और दोनों कॉम्बिनेशन, और इसका कुल रेजिस्टेंस R है, ये R है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रेजिस्टेंस। अब ये दो रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 और दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में, तो आप लिखोगे R1 प्लस R2 सम ऑफ टू रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 500 R अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लिखा है कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 500 गुना, ये लिखा है ना। अब मान लो पेपर में 500 ना दे, 100 गुना दे, तो क्या 500 लिखोगे? जितना देगा उतना लिखना, कुछ भी दे सकता है। अब बताओ R1 का मान क्या होगा, रो L माइनस एक्स अपान एरिया है ना। R2 बताओ, रो 4L प्लस एक्स अपान A डैश बराबर 500 R का मान बताओ, रो L अपान A। A डैश का मान रो L माइनस एक्स अपान A प्लस, बच्चों बोलो A डैश का मान 4L प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे x और a आएगा, आ रहा है 500 रो L अपान A, रो A, रो और A, और वो कैंसिल हो गया। ले लो LCM, सीधा सीधा बात, x इंटू L माइनस एक्स प्लस 4L प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर x नहीं 500 LX। ओके, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा XL माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 16LX, 8LX, हाँ 8 आएगा, 8LX बराबर 500 LX
कुछ कैंसिल वैंसिल हो सके तो काट दो। लो कट ही गया। बच्चों इधर आया 16 L स्क्वायर, इधर आया 9 491 LX राइट। और ये आया आंसर इस डिब्बा में कितना आया? x का मान बताओ कितना आया? 16/491 L। तो सवाल में लिखा था कितना पार्ट खींचा जाए, तो 16/491। दिस इज आंसर। ये आंसर है जो ब्रैकेट में लिखा है, फ्रैक्शन लिखा था। तो फ्रैक्शन समझ आया। अब आजकल नए फैशन में यही सवाल है, यही सवाल आजकल के फैशन में चल रहा है। बोलेगा कितना पार्ट खींचा जाए कि ये हो जाए, तो अब ऐसे खींच लेना, लिख लो। अब इसको लिखने के बाद तब आप लिखेंगे स्टार डेल्टा नेटवर्क। इसके बाद तब होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तब थर्मल इफेक्ट, फिर सेल, फिर गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, एक के बाद एक चलता जाएगा चलता जाएगा। अभी आप रजिस्टर को समझ रहे हैं, ऐसे एक एक सीक्वेंस पढ़ते जाना, सब धीरे धीरे मास्टर हो जाओगे। एक बार एग्ज़ाम देने को मिलेगा लाइफ में, इसके बाद आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। जितना कर सकते हैं करके दिखा दें, ताकि कुछ ये ना रहे कि मैं और कर सकता था। अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए धैर्य से शांत होकर पढ़ें, और मुझे देखा करो मैं कितने धैर्य से पढ़ाता हूँ, कभी हड़बड़ी नहीं मचाता। एक एक चीज़ आपको ढूंढ ढूंढ के निकाल के दिखाता रहता हूँ, इसलिए कि आप शांत होकर पढ़ें। समय बहुत है। अभी तो बच्चे क्रैश कोर्स ढूंढ रहे हैं, रोज़ आते हैं 5-6 इस क्रैश कोर्स कोई टाइम में हम लोगों को पढ़ा दिया जाए। सर फिजिक्स पढ़ा दें, फिजिक्स का वीडियो लेक्चर दे दीजिए, हम लोग जाके घर पे पढ़ें, सब्सक्रिप्शन दे दीजिए। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं पढ़ेगा, अभी तक घूमा अब क्या पढ़ेगा। और यहाँ जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको निद्रा लग रही है, थक जा रहे हैं। थकना नहीं है बच्चों, थकना नहीं है। कंटिन्यूअस एफर्ट, रेस्टलेस पढ़ाई, रेस्टलेस। जब आपको थकान लगे तो आप मेरे को सोचा करो कि मैं रेस्टलेस कंटिन्यूअस काम करता हूँ, देयर इज नो रेस्ट। तो फिर आप तो पढ़ रहे हैं, अभी आपको तो बहुत कुछ करना है, तो आपको कैसे आराम करने का मन कर दिया। जो लोग मेहनत, जो इससे दुनिया है, वो लोग आराम नहीं करते। जो नालायक हैं वो आराम बहुत करते हैं। नालायकों के लिए आराम, बाकी लोग के लिए काम। इसलिए कंटिन्यूअस एफर्ट। अब आप आगे जब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग अभी रोज़ कैपेसिटर की सर्किट चल ही रही है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्टार नेटवर्क। उसमें आपने आज पढ़ा था इक्विडिस्टेंस, अभी सिमेट्री, मिरर मेथड, बहुत सारी चीज़ पढ़ाना है, वो भी आएगा। एक यहाँ पे स्पेशल केस ले लिया जाए, स्टार डेल्टा नेटवर्क। ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए ही है। मैं टॉपिक को आगे बढ़ा सकता हूँ, चलो। डेल्टा यहाँ सर्किट लिख रहा हूँ। डेल्टा से स्टार बनाना, अगर डेल्टा टाइप का सर्किट है तो स्टार टाइप का बनाना। जैसे देखो ये डेल्टा है, ये डेल्टा माने ऐसे ट्रायंगल, इसे ट्रायंगल को डेल्टा भी कहते हैं। ये 3 पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। बच्चों इसके बीच में 1 और 2 के बीच में
रजिस्टेंस R12 है, 2 और 3 के बीच में रजिस्टेंस 23 है, R23 है, इसके बीच में रजिस्टेंस R13 है, राइट। ये रजिस्टेंस हमें दिया रहेगा, हमें इसे बदलना है। अब इसको हम बदलने जा रहे हैं। ये एक पॉइंट है यहाँ पे, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब देखो R1 जो है किसके बीच में है, R12 और R13 इसी के बीच में है ना R1। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है उसे लिखेंगे। R1 बराबर होगा R12, आप कैपेसिटर में भी ये लगा सकते हैं, R13 अपान R12 प्लस R23 प्लस R13। अब आप इसी तरह से नकल करो, अकल लगाओ, तत्काल बताओ। R2 बताओ बच्चों, R12 बताओ, R23 अपान R12 प्लस R23 प्लस R13। इसी तरह से बुद्धि लगाओ, R3 बताओ, बोलो। R13 और R23 ना, R23 अपान तीनों का सम R12 प्लस R23 प्लस R13। सही है, ये कन्वर्जन हो गया। अब आप इसके नीचे एक सवाल लिखेंगे, जब आप इसके बीच में निकाल रहे हो तो इन दोनों का मल्टीपल अपान तीनों का सम, इसके बीच निकाल रहे हो इन दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाई तीनों का सम, इसके बीच निकाल रहे हो तो इन दोनों का मल्टीपल अपान तीनों का सम। यह है इसका मेथड, और इसको लगाने के लिए एक सवाल।
देखो एक सवाल यहाँ पे एमीटर रीडिंग पूछा है। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे 6 ओम। ये बताइए ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? हाँ। और अनबैलेंस ब्रिज को ही बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। अगर सर्किट का सबसे कठिन पार्ट है तो वो क्या है? अनबैलेंस ब्रिज, क्योंकि बिना किरचॉफ के लॉ के वो नहीं लगना है। आपने कैपेसिटर में देखा था कि जो सवाल लेते थे किरचॉफ लॉ लगा देते थे। अब ये अनबैलेंस ब्रिज है, आपसे सवाल में पूछा है कि इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। एमीटर रीडिंग आपको निकालनी है। अब आपको एमीटर रीडिंग पता करना है। जो क्या पता करना है? एमीटर रीडिंग। ये 3 ओम है, यहाँ पे जो 6 ओम है, और ख़तरनाक बनाना है तो 5 ओम बना दो। हाँ? अब रेशियो 3/6 1/2 नहीं होने पाएगा, बड़ा रहेगा। खैर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, रेशियो तो अनबैलेंस का ही है। आपसे पूछा है एमीटर रीडिंग, करंट कितनी फ्लो करेगी एमीटर रीडिंग। अब एक तो तरीका इसमें है कि भाई बैटरी ले लो, किरचॉफ लॉ लगाओ, 7 बजे तक आंसर निकाल लोगे। और हमारे पास समय है कम, अब मैं इसे लगाने जा रहा हूँ। बच्चों देखो कैसे लगेगा, ध्यान देना। सवाल को मैं खुद करूँगा, एक्सप्लेन करने चला। देखो ये है डेल्टा, सुनो कैसे है डेल्टा। डेल्टा है कैसे? एक पॉइंट यहाँ 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट है तो डेल्टा। अब इस डेल्टा को बनाना है स्टार। क्या बनाना? स्टार। स्टार माने यहाँ रेजिस्टेंस लगाना। 2 2 जा 4, 4/2 + 4 + 2। लो भूल गए कितना आया? अबे 2 × 2 4 हो गया, अपान 2 + 4 + 2 तो क्या हुआ? 4/8 तो 1/2 हो गया। हुआ? तो यहाँ 1/2 हो गया। अब मत भूलना, अब सही बताना। अब बताओ इसके बीच में 4 2 जा 8, 8/8 1 ओम। इसके बीच में 6 आएगा। सुबह से निकले रहते, भूख आ जाता होगा। ये 1 ओम हो गया, ये भी 1 ओम हो गया। इसके बाद तब अब क्या हुआ? अब ये हट गया, 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 ये हट गया। अब बताओ ये अनबैलेंस ब्रिज सीधा हो गया। यहाँ पे 3 1 4 और 5 1 6, 4 और 6 पैरेलल, 4 × 6/4 + 6 2.4, 2.4 और 0.5 2.9, 2.9 और 6 8.9। तो I बराबर क्या आया? V/R 8.9 बराबर आया 100/89 एम्पियर आंसर। आपको समझ आया क्या बताया? बताइए बैलेंस ब्रिज सुधर गया कि नहीं? अनबैलेंस सुधर गया कि नहीं? आपको जितने भी सवाल आज तक नहीं आ रहे थे कैपास इसके सर्किट के, समझ लो कि आपको ये नहीं आ रहा था। अब आप जैसे ही उसको चेंज करेंगे वैसे ही डायरेक्ट आंसर मैच कर जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो बच्चों ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक हुआ सर्किट को लगाने का, अनबैलेंस को ठीक करने का। तो देखो कैसे हुआ, सब फिर समझा दूँ। 6 और 4 का पैरेलल 2.4 हुआ, 2.4 और 0.5 2.9 हुआ, 2.9 और 4 6.9 हुआ,
2 सीरीज में 8.9 हुआ और करंट V/R 10/8.9, बाकी सब आंसर हो गया। नहीं समझ पाए क्या? अब एक आखिरी लिख लो तब छुट्टी कर दें। अभी क्या बना रहे थे? हैं? पूछ रहा हूँ क्या बना रहे थे, तो अभी पता ही नहीं क्या बना रहे थे। अभी बना रहे थे डेल्टा से स्टार, अब क्या बनाने वाले हैं? स्टार से डेल्टा। लिखो फिर से, स्टार टू डेल्टा। स्टार को डेल्टा बनाना है। बच्चों अब ध्यान से पढ़ेंगे। हर दिन आपको 12 नंबर का सवाल सही कराएंगे, कम से कम 8 और 12, 8-12 नंबर रोज़ सुबह शाम जो क्लास चलेगी, हर दिन एक क्वेश्चन फिक्स कर देंगे। वही उतना पढ़ते जाओगे और रोज़ जोड़े रहना, देखना उतना नंबर आपको मिलेगा। लास्ट वाले में हर लेक्चर का एक एक सवाल मिलता रहेगा। यही पढ़ाने का तरीका ही है मेरा, इसीलिए आखिरी तक पढ़ाते रहते हैं। और बच्चों को जब पता चल जाता है कि अब ये सब चीज़ें चल रहा है, सब भागते हैं फिर से कि अभी तो मेरा नंबर ही कम हो जाएगा। चलिए आगे फिर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या बोल रहा था? डेल्टा से स्टार, वो तो पढ़ लिए जी। स्टार से डेल्टा लिखो, लिखो स्टार से डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, स्टार से डेल्टा बनाना है। देखो इधर सुनो,